Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT UGC NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो फ्लेंडर्स की इंटरेक्शन एनालिसिस के साथ डील करेंगी। ये आपका यूनिट 7 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर हम असेसमेंट करते हैं एंड्रागॉजी ऑफ एजुकेशन की। तो इसके साथ साथ फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस के साथ साथ गोलोवे का इंटरेक्शन एनालिसिस है, तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। और ये दोनों ही जो इंटरेक्शन एनालिसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस क्या है और ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे जुड़े हुए हैं उसको भी आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज फ्लेंडर्स इंटरेक्शनल एनालिसिस? तो ये एक तरह का इंटरेक्शनल एनालिसिस है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एनकोडिंग और डिकोडिंग के प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं। यानी कि एक क्लासरूम में कि टीचर क्लासरूम में टीच कर रही है तो उनके अंदर कैसा टीचिंग प्रोसेस चल रहा है और कैसे एनकोडिंग और डिकोडिंग का पूरा प्रोसेस है ये चल रहा है। इसको हम स्टडी करने के लिए इंटरेक्शनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। फ्लेंडर्स की इंटरेक्शन एनालिसिस का हम यूज़ करते हैं। जो ये फ्लेंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस है ये डेवलप किया था हमारे डॉक्टर नेड फ्लेंडर ने। इनका पूरा नेम डॉक्टर नेड फ्लेंडर था और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा से बिलोंग करते थे। अकॉर्डिंग टू ठाकुर्स व्यू, यानी कि ये एक डेफिनेशन है जो कि दी हुई है अबाउट फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। तो ये क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस होता है जो डिफाइन करता है एज एन इंस्ट्रूमेंट which is designed to record the categories of verbal interactions during or from the recorded teaching and learning sessions। यानी कि क्लासरूम में एक बच्चा और टीचर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है आपस में, इनका कैसा प्रोसेस है एनकोडिंग और डिकोडिंग का, और कौन कौन से इसके अंदर टीचर का क्या कैसे इंटरेक्ट कर रही है बच्चों के साथ। तो ये एक पूरा आपका प्रोसेस होता है जिसको हम स्टडी करते हैं और इसको स्टडी करने के लिए फ्लेंडर्स ने अपना इंटरेक्शन एनालिसिस का पूरा मॉडल है, जो टेक्निक है वो हमें दी थी। ये जो टेक्निक है हमारे दोनों ही डायमेंशन को कैप्चर करते हैं। ये हमारे क्वालिटेटिव डोमेन को भी कैप्चर करते हैं, इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव डोमेन्स को भी ये कैप्चर करते हैं। इसके साथ साथ इनका मेन फोकस होता है टीचर्स के वर्बल बिहेवियर पे, यानी कि टीचर्स कैसे बच्चों से बात कर रही है, कैसे इंटरेक्ट कर रही है, कैसे वो इंफॉर्मेशंस दे रही है, कैसे वो बच्चों की जो उनके रिस्पॉन्सेस को सुनती है और उनके कैसे डाउट्स क्लियर कर रही है। तो ये सारा का सारा जो क्लासरूम में टीचिंग प्रोसेस है इसको इस टेक्निक के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं और इनमें कोडिंग भी करते हैं कि टीचर के वर्बल बिहेवियर को हम कोड करते हैं और एक टेबलर और मैट्रिक्स फॉर्म में भी बनाते हैं। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको समझ आया कि इसके अंदर क्या कहा गया है। ये इंटरेक्शन प्रोसेस को हम एनालिसिस कर रहे हैं क्लासरूम में जो हो रहा है। अब देखते हैं कुछ और चीज इससे जुड़ी हुई। फ्लेंडर्स का सिस्टम ये है कि ऑब्जर्वेशनल टूल है जो यूज होता है कि हम वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर्स को और प्यूपिल्स को, प्यूपिल्स यानी स्टूडेंट्स, टीचर बिहेवियर के वर्बल जो बिहेवियर है टीचर्स का और इसके साथ साथ प्यूपिल्स के कैसे उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए हम ये एक तरह के ऑब्जर्वेशनल टूल का यूज कर रहे हैं। फ्लेंडर्स का इंस्ट्रूमेंट है वो डिज़ाइन हुआ था बेसिकली इसी पर्पस से कि हम ऑब्जर्व कर पाए टीचर के वर्बल कम्युनिकेशन को और इसके साथ साथ कि क्लासरूम में वो कैसे इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन इस जो मॉडल की सबसे बड़ी ये जो हमारी एक्सेप्शन यही थी कि ये आपके सिर्फ और सिर्फ वर्बल बिहेवियर के ऊपर फोकस करता था। ये आपके नॉन वर्बल जेस्चर्स पे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस पे फोकस नहीं करता था। ये इसकी एक बेसिक लिमिटेशन है। ये आपको याद रखने वाली बात है कि जो फ्लेंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस है ये हमेशा ही वर्बल कम्युनिकेशन पे, वर्बल बिहेवियर को ये ऑब्जर्व करता है, ये ऑब्जर्व नहीं करता है नॉन वर्बल बिहेवियर पे। ठीक है, इसके अंदर इस सिस्टम में, इस पूरे के पूरे टेक्निक में
हम टीचर के वर्बल बिहेवियर को कंसिडर कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं। और इनमें क्या है, 10 तरह की कैटेगरीज है इस सिस्टम में। 10 तरह की कैटेगरीज है इस सिस्टम में कि हम कैसे टीचर और प्यूपिल्स के बीच के इंट्रैक्शंस को स्टडी कर सकते हैं, टीचर के वर्बल बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। अब हम वो उस टेबुलेटेड फॉर्म में देखेंगे। अब देखो, ये पूरी टेबल है, मैंने आपके लिए क्रिएट की है। अब इसको हम कैटेगरी वाइज देखेंगे और देखेंगे कि कैसे टीचर आपस में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है। अब देखो, कैटेगरी का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है एक साइड पे, टीचर टॉक, प्यूपिल टॉक और साइलेंस। और दूसरी तरफ आपको दिया है एक्टिविटी यानी कि रिस्पॉन्स और इनिशिएशन, ये आपको दिया हुआ है। अब इधर देखो आप, एक्सेप्ट फीलिंग, सबसे पहली जो कैटेगरी हमारी होती है वो होती है एक्सेप्ट फीलिंग, कि जब टीचर है वो एक्सेप्ट कर रही है और क्लैरिफाई कर रही है एटीट्यूड को और फीलिंग को प्यूपिल के। ठीक है, कि जो भी क्लास में इंटरेक्शन हो रहा है बच्चे का टीचर के साथ, तो जो बच्चे की फीलिंग को टीचर एक्सेप्ट कर रही है, उसे वो क्या कर रही है, नॉन थ्रेटिंग मैनर में, यानी कि टीचर इक्वल चांस दे रही है कि बच्चे की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है। और फीलिंग्स कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फर्स्ट हमारी ये कैटेगरी आती है कि एक्सेप्ट कर रही है टीचर स्टूडेंट्स की फीलिंग को। और ये एक तरह की सीक्वेंस में ही चलता है, इसका सीक्वेंस आपको एज इट इज़ रखना होता है। इसको आप जो रीअरेंज नहीं कर सकते, ये अरेंज फॉर्म में ही उसका सीक्वेंस होता है। पहले पे क्या आता है कि टीचर है बच्चे की फीलिंग को एक्सेप्ट कर रही है। सेकंड है प्रेज करना और एनकरेज करना, प्रेजेस और एनकरेजेस, यानी कि जिसके अंदर प्यूपिल के एक्शंस और बिहेवियर्स को जो टीचर्स है वो प्रेज कर रही है और एनकरेज कर रही है। प्रेज यानी कि अगर बच्चे ने कुछ रिस्पॉन्स दिया तो टीचर उसे प्रेज कर रही है, उसे मोटिवेट कर रही है, उसे एनकरेज कर रही है। किसके फॉर्म में, चाहे टीचर उसे अपना हेड उन्हें नोड कर रहा है या फिर उसे कह रहा है गुड या कीप इट अप जैसे फ्रेज बच्चे को दे रहा है, तो ये प्रेजिंग इसके अंदर आ जाता है। थर्ड आपका आता है एक्सेप्ट और यूज करना आइडियाज ऑफ पीपल्स, कि जब आपने बच्चे की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया, उसे प्रेज कर दिया, जो थर्ड स्टेप पे आता है कि आप क्या कर रहे हो, उसके आइडियाज को एक्सेप्ट कर रहे हो, आइडियाज को उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और उसको यूज कर रहे हो आइडियाज को। और जैसे कि क्लैरिफाई करना और बिल्डिंग करना और डेवलप करना आइडियाज को जो सजेस्ट किए हैं प्यूपिल के थ्रू। टीचर क्या कर रही है, एक्सटेंशंस कर रही है बच्चों के आइडिया को, और क्या कर रही है, इंक्लूड कर रही है अपनी टीचिंग मैटर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर ने एक क्वेश्चन पुटअप करा ब्लैक बोर्ड पे और आपसे पूछा आपके क्या रिस्पॉन्सेज है, आपने एक एक करके उन्हें रिस्पॉन्सेज दिए। तो स्टार्टिंग में टीचर ने सभी के रिस्पॉन्सेज को एक्सेप्ट किए फर्स्ट स्टेप पे। सेकंड क्या कर रही है, टीचर मोटिवेट कर रही है बच्चों को, प्रेज कर रही है, एनकरेज कर रही है और रिस्पॉन्सेज देने के लिए। और थर्ड स्टेप कह रही है, थर्ड पे क्या कह रही है कि वो उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर रही है और अपनी ही उसे इंक्लूड कर रही है, अपने टीचिंग मैटर में उसे इंक्लूड कर रही है, उनके एग्जाम्पल्स को यूज़ कर करके आपको पढ़ा रही है, उन्हीं के एग्जाम्पल्स को यूज़ करके उनको पढ़ा रही है। तो ये एक्सेप्ट करना और उनके आइडियाज़ को यूज़ करना। नेक्स्ट है आपका आस्क क्वेश्चन, व्हेन टीचर्स आस्किंग द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, कि जब टीचर है वो बच्चे से क्वेश्चन पूछ रही है, ये फोर्थ स्टेज पे आएगा। आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट कंटेंट और प्रोसीजर विद द इंटेंट दैट अ स्टूडेंट बी आंसर, यानी कि अब क्या कर लिया टीचर ने, उनको आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लिया, आइडियाज़ को एक्सेप्ट करके उनको क्या कर रही है, डायरेक्शंस देने लगी है, उनका अपने टीचिंग मैटर में इंक्लूड कर लिया। अब आता है क्वेश्चंस आस्क, अब टीचर क्वेश्चन पूछ रही है कंटेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। और ये क्या कर रही है, बच्चे को क्वेश्चन पूछ के उनसे आंसर लेने की कोशिश कर रही है। फिफ्थ स्टेप पे आता है आपका लेक्चर यानी कि अब टीचर ने सभी ये पूरे के पूरे प्रोसेस खत्म हो गया, बच्चे की फीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया, प्रेस कर दिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया, आइडियाज़ को, क्वेश्चंस को आस्क कर लिया। फिर आता है लेक्चर की, जब टीचर अपने फैक्ट्स और ओपिनियंस है वो बच्चों को प्रोवाइड करना स्टार्ट हो गई है, अब एक्सप्रेस कर रही है अपने आइडियाज़ को और कोई पर्टिकुलर आपको वो टीचिंग या पर्टिकुलर कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, टीचर ने लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर क्या है, गिविंग फैक्ट्स और ओपिनियंस अबाउट कंटेंट और प्रोसीजर्स, एक्सप्रेसिंग हिज ओन आइडियाज, आस्किंग रियोट्रिकल क्वेश्चंस, ठीक है।
अब लेक्चर देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर आता है गिविंग डायरेक्शंस। अब जब उन्होंने लेक्चर दे दिया, वो डायरेक्शंस दे रही है, कमांड दे रही है बच्चों को, ताकि वो क्या करे, उसे एग्जीक्यूट कर पाए। अब बच्चे को उन्होंने क्या कर दिया, एक प्रोजेक्ट दे दिया, काम दे दिया उन्हें करने के लिए। अब वो उन्हें डायरेक्शन उन्हें दे रही है कि कैसे हमें इस प्रोजेक्ट को करना है, उस कंटेंट से रिलेटेड, ताकि उनकी जो लर्निंग है वो बेटर वे में हो। फिर आता है 7 स्टेप, आता है क्रिटिसाइज करना और जस्टिफाइंग करना अथॉरिटी, यानी कि स्टेटमेंट्स जो इंटेंड करती है टू चेंज द प्यूपिल बिहेवियर फ्रॉम नॉन एक्सेप्टेबल टू एक्सेप्टेबल पैटर्न, स्टेटिंग व्हाई द टीचर इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। यानी कि अब क्रिटिसाइज स्टेज आ गई। अब उन्होंने डायरेक्शन दे दी, अब डायरेक्शन देने के बाद क्रिटिसाइज करने लगी बच्चे को। क्रिटिसाइज इसमें हेल्दी वे में है, नेगेटिव वे में नहीं है। कि मान लो टीचर ने जब आपको लेक्चर दे दिया, अब टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया, असाइनमेंट आपका गिविंग डायरेक्शन स्टेज में आ जाएगा। अब उसने असाइनमेंट दे दिया आपको, अब टीचर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है, आपने टीचर को दिखाया अपना असाइनमेंट। जब असाइनमेंट दिखाया तो टीचर ने आपको फीडबैक्स दिए, क्रिटिकली उसको जज किया और आपको बताया कि कौन कौन से इसके अंदर बेटर फैक्ट्स है और कौन कौन से इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स है, जिसको आप सुधार सकते हो और अपना बेस्ट दे सकते हो। तो ये आपका जस्टिफाइंग स्टेज आ गई, कि जब टीचर आपको जस्टिफाई कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है कि आप और बेटर करें। फिर आता है आपका प्यूपिल टॉक के अंदर। ये जो जितनी भी स्टेजेस होती है 1 से लेकिन जो 7 स्टेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे टीचर ओरिएंटेड होती है, जिसके अंदर टीचर्स ही आपको डायरेक्शन दे रही है, टीचर आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है, आपके आइडियाज़ को यूज़ कर रही है, लेक्चर दे रही है, क्रिटिसाइज कर रही है। तो 1 से लेकर 7 तक सारे के सारे टीचर ओरिएंटेड स्टेजेस होते हैं। फिर आपकी जो 2 स्टेजेस आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आती है स्टूडेंट ओरिएंटेड स्टेजेस। स्टूडेंट ओरिएंटेड स्टेजेस जिसके अंदर जो स्टूडेंट एक्टिव होता है। अब स्टूडेंट्स की सुनी जा रही है, पहले टीचर ने अपनी डायरेक्शन दे दी, आपको लेक्चर दे दिया, अपना काम खत्म कर लिया। अब क्या है, अब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से चालू होगी। अब बच्चा क्या करेगा, अब बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा टीचर को, टॉक करेगा, टॉक बाय स्टूडेंट्स इन अ रिस्पॉन्स टू टीचर। टीचर इनिशिएट करता है द कॉन्टेक्ट और सॉलिड से स्टूडेंट स्टेटमेंट। यानी कि अब क्या हो गया, रिस्पॉन्स देना स्टार्ट हो गया, बच्चा रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर रहा है टीचर को। पीपल टॉक इन रिस्पॉन्स टू टीचर। अब 9 पे क्या आता है, इनिशिएशन, कि जब टीचर क्या कर रही है, बच्चे को ये पूरी ऑटोनॉमी दे रही है कि बच्चा क्या कर सके, बात कर सके टीचर से, उनके कुछ डाउट्स है, कुछ भी है वो पूछ सके। बाय टॉक बाय द स्टूडेंट्स विच दे इनिशिएट इट, कॉलिंग ऑन स्टूडेंट इज ओनली टू इंडिकेट हु मे टॉक नेक्स्ट। ऑब्जर्वर मस्ट डिसाइड वेदर स्टूडेंट्स वांटेड टू टॉक इफ ही डिड यूज दिस कैटेगरी। यानी कि इस कैटेगरी में क्या होता है, अब बच्चा इनिशिएट करने लग गया, बच्चा टीचर से क्वेश्चन पूछने लग गया। पहले में बच्चा जवाब दे रहा था, रिस्पॉन्ड कर रहा था, और 9 स्टेज पे क्या है, बच्चा अपनी टॉक को इनिशिएट करने लगा। फिर आता है लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज आती है आपकी साइलेंस स्टेज। साइलेंस स्टेज आपकी कंफ्यूजन की स्टेज होती है। कंफ्यूजन की स्टेज यानी कि जब बच्चा रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहा, ठीक है, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, अगर टीचर ये ऑब्जर्व कर लेती है कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या है, वो साइलेंट है क्लास में, उसे कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन की स्टेज आ जाती है आपकी। और ये क्या करता है, ये ऑब्जर्व कर सकता है टीचर वाइल स्टडिंग, ये वाइल टीचिंग, कि जब वो टीच कर रहा है तो ऑब्जर्व कर रहा है कि बच्चे को क्या है, साइलेंस हो गई है क्लास में और ये कंफ्यूजन है। तो टीचर इस कंफ्यूजन को क्लियर करने में लग जाता है फिर। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये तीनों, ये पूरी की पूरी 10 स्टेजेस होती है, इसको एज इट इज़ समझना होता है और इसको एज इट इज़ याद करना होता है। कि एक ट्रिक है, सबसे पहले आपको ये करना है कि एक्सेप्ट करना फीलिंग को, सेकंड में प्रेज करना और एनकरेज करना, फिर थर्ड पे आता है एक्सेप्ट करना और यूज़ करना बच्चे के आइडियाज़ को। जब बच्चों के आइडियाज़ को यूज़ कर लिया, फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि टीचर बच्चे से क्वेश्चंस पूछती है, आस्क क्वेश्चंस पूछने के बाद लेक्चर देना, कि टीचर लेक्चर देना स्टार्ट हो जाती है। फिर 6 पे आता है कि लेक्चर देने के बाद टीचर ने आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया, यानी कि आपको डायरेक्शन दे दी। अब आप टीचर आपको डायरेक्शन दे रही है, कमांड्स दे रही है। जब कमांड दे दी या फिर एग्जांपल के थ्रू समझा था कि उसने प्रोजेक्ट दे दिया, अब क्या कर रहे हो, अब आप वो आपके प्रोजेक्ट वर्क को क्रिटिसाइज कर रही है, जस्टिफाई कर रही है कि आपने कितना अच्छा किया है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं। फिर बाद में जाके आपको टीचर
कि जो क्रिटिसाइज जो उसने किया है उसके रिस्पॉन्स देना है बच्चे को, कि बच्चा जो क्या कर रहा है, प्यूपिल यानी कि जो स्टूडेंट है वो रिस्पॉन्स देता है टीचर को। अब जब बच्चा रिस्पॉन्ड कर देता है टीचर को, फिर टीचर ये ऑटोनॉमी देती है स्टूडेंट को कि बच्चा अगर कोई डाउट्स है तो वो क्लेरिफाई कर सके, यानी कि इनिशिएशन होता है इसके अंदर, प्यूपिल टॉक इनिशिएशन होता है। फिर लास्ट में जाके क्या स्टेज आती है, साइलेंस। साइलेंस एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी 10 की 10 स्टेजेस थी, इसको आपको एज इट इज याद करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर। अब इसे ऑब्जर्व कैसे करते हैं, कि ये हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, एक ऑब्जर्वर है अगर वो ऑब्जर्व करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। तो क्या करेगा, जो ऑब्जर्वर होता है वो सबसे पहले ये इंश्योर करता है कि वो बिटवीन दी ऑब्जर्वेशन ना हो, यानी कि वो किसी को कॉन्शियस ना करे, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को वो इंटरवीन ना करे। तो ये ऑब्जर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक क्लासरूम के कॉर्नर पे बैठ जाता है और वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और वो ऐसी पोजीशन पे बैठता है कि वो पूरी प्रोसीजर को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, उसे सुन सके और देख सके। At the end of each 3 seconds period, he decides the category that best represent the communication of events just completed. यानी कि अब जब ऑब्जर्वर है वो पहले अपनी उसने पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया, बैठ गया, और वो क्या कर रहा है, पूरे प्रोसीजर को चेक कर रहा है, पूरा वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। फिर बाद में जाके वो हर 3 सेकंड में एक कैटेगरी को डिसाइड करता है, कैटेगरी को डिसाइड करता है, उसके हिसाब से वो मार्क करता है कि अब जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे लाई हुआ है, और इसके अंदर वो अपनी जो कैटेगरी नंबर है उसको राइट डाउन करता है। अब जैसे कि मान लो, अब क्या करिए कि ऐसी स्टेज है कि जब बच्चे को क्या करिए, टीचर एनकरेज कर रही है, उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया और बच्चे को वो एनकरेज करिए, तो टीचर, वो जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, वो कोड कर रहा है नंबर 2 को, यानी कि उसने लिखा है कि अब टीचर क्या कर रहा है, सेकंड नंबर पे है, सेकंड यानी कि बच्चे को एनकरेज कर रहा है, प्रेस कर रहा है। अगर टीचर लेक्चर दे रहा है तो वो क्या करेगा, जो ऑब्जर्वर होगा अपनी जो टेबल में क्या लिखेगा, 5 लिखेगा कि वो क्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है टीचर। तो ऐसे ऐसे करके कैटेगरी वाइज वो पूरे ऑब्जर्वर है, पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहा है और उसे कैटेगरी वाइज अपने टेबलर फॉर्म में लिख रहा है। इसी तरह से वो कई सारी ऑब्जर्वेशंस है, वो हर मिनट में चलती रहती है उसकी, और वो हर कैटेगरी वाइज नोट डाउन करता रहता है। अब फ्लेंडर ने कुछ रूल्स थे वो सजेस्ट किए थे, रूल्स उन्होंने सजेस्ट किए थे कि इसके अंदर क्या क्या है इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने कई सारे रूल्स थे, इसमें 4 तरह के रूल्स उन्होंने दिए थे फ्लेंडर ने, कि किस तरह से हम कैटेगरी में उनकी जो प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं। पहला है, when uncertain about placing a statement of one of 2 categories, choose a category on the scale that is farthest from the category 5 with the exception of category 10। यानी कि जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते करते क्या है, वो उसे समझ नहीं आया कि कौन सी स्टेज को वो लिखे, कौन सी कैटेगरी को वो नेम करे। अब मान लो जैसे कि टीचर क्या कर रहा है, साइड बाय साइड वो कैटेगरी 2 भी कर रहा है, 5th भी कर रहा है, 6th भी कर रहा है। ठीक है, अगर वो कई सारी चीज़ें एक साथ कर रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी है और वो ऑब्जर्वर श्योर नहीं है, तो ये पहला आपका जो स्टेप है कि वो आपकी कैटेगरी 5 को चुनेगा, मतलब ऐसी कैटेगरी जो कि दूर होएगी 5 कैटेगरी नंबर से। ठीक है, पहला ये स्टेप हो गया। सेकंड है, इफ द टीचर्स बिहेवियर इज ईदर कंसिस्टेंटली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अवॉइड करना शिफ्टिंग फ्रॉम वन क्लासिफिकेशन टू अदर अनलेस सच अ शिफ्ट इज क्लियरली इंडिकेटेड बाय द टीचर। यानी कि सेकंड स्टेज है कि अगर टीचर का बिहेवियर कंसिस्टेंटली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो रहा है और वो क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है शिफ्टिंग में, यानी कि एक ही स्टेज पे अगर टीचर बैठा हुआ है तो वो उसको किस कैटेगरी से डिनोट करेगा, 5 से डिनोट करेगा। मान लो अगर टीचर है, लेक्चर दिया जा रहा है बच्चे को, तो उसी हिसाब से जो ऑब्जर्वर है वो कोडिंग करेगा। नेक्स्ट है, व्हेन टीचर रिपीट स्टूडेंट्स आंसर इफ इट्स अ करेक्ट आंसर इट इज रिकॉर्डेड एज अ 2। अब मान लो, अब देखो टीचर ने क्या किया, टीचर अगर बच्चे की जो रिस्पॉन्स उसने दिया है वो करेक्ट है तो वही उसे
क्या कर रहा है, उसे रिपीट कर रहा है, तो ये आपकी सेकंड स्टेज के अंदर आएगा। रिपीट कर दिया यानी कि उसके रिस्पॉन्सेज को वो एनकरेज कर रहा है, उसे प्रेस कर रहा है, तो ये उसे आप कैटेगरी 2 से लिखोगे, 2 उसके अंदर नंबरिंग दोगे अपनी मैट्रिक्स में। फोर्थ है रिकॉर्ड एंड एट व्हेन सेवरल स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड टू अ नैरो क्वेश्चन। अब है जब रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा है, बच्चों के रिस्पॉन्सेज बहुत आ रहा है बच्चे का, तो आप क्या करोगे, उसको 8 कैटेगरी से डिनोट करोगे। 8 कैटेगरी से क्यों डिनोट करोगे, क्योंकि 8 कैटेगरी में ही रिस्पॉन्सेज दिए जा रहे हैं बच्चे के टीचर को, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करके आपको पूरी कोडिंग करनी पड़ती है ऑब्जर्वर को, और पूरी मैट्रिक्स अपनी तैयार करनी पड़ती है। अब ये एक नेक्स्ट स्टेप है कि आप कैसे, अगर आप खुद ऑब्जर्व करना चाहोगे तो आप कैसे करोगे। तो ये आपको दिया हुआ है कि कुछ आपको मैट्रिक्स दिखाई हुई है, ये मैट्रिक्स है कि कैसे वो टेबुलेटेड फॉर्म में उनके रिस्पॉन्सेज को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला है, हम क्या करेंगे, कंसिडर करते हैं एन एपिसोड एंड ट्राई टू एनालाइज इन वेरियस कैटेगरीज बाय इंडिकेटिंग द रेलिवेंट कोड नंबर्स। द ऑब्जर्वर राइट्स द प्रॉपर कैटेगरी नंबर्स इन इट्स करेक्ट सीक्वेंस इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। अब देखो इसके अंदर क्या है, उन्होंने कई सारे अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन कर ली, पूरे के पूरे इंटरेक्शन प्रोसेस को स्टडी कर लिया ऑब्जर्वर ने। अब उन्होंने इस तरह से लिखा है अपने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे उन्होंने लिखा है उनके रिस्पॉन्सेज को। अब क्या करेंगे, इसको टेबुलेट कैसे करेंगे। टेबुलेट करने के लिए सबसे पहले जो ऑब्जर्वर है वो आपकी 10 बाय 10 की मैट्रिक्स है उसको क्रिएट करेगा, 10 बाय 10 की मैट्रिक्स को क्रिएट करेगा, जिसके अंदर वो इंश्योर करेगा कि एक्स एक्सिस में भी 10 कैटेगरी हो और वाई एक्सिस में भी 10 कैटेगरी हो। अब वो क्या कर रहा है, ये जो आपकी एक्स कैटेगरी होती है वो हमेशा रो पर होगी, ठीक है, वो हमेशा रो होगी, यानी कि वो आपकी एक हॉरिजेंटल पोजीशन पे होगी। जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये रो है, ठीक है, ये रो है 1 से 10 तक, और ये आपका कॉलम है, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो आपका ऑब्जर्वर होगा सबसे पहले वो 10 बाय 10 की मैट्रिक्स बनाएगा, और 10 आपकी रो होगी और 10 आपकी क्या है, कॉलम होगी, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है उनका। और फिर इसी हिसाब से क्या करेगा, वो अपना रिस्पॉन्सेज इसके अंदर लिखता रहेगा। अब मान लो सबसे पहले इसमें आपको ये दिया हुआ है, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन 10 और 2, 10 और 2 आपको दिया है, तो 10 किसके ऊपर है, 10 आपका है इधर रो, 10 आपकी रो है, सेकंड आपका क्या है, कॉलम है, तो 10 इसके अंदर आ जाएगा। मैट्रिक्स आपने तैयार करी है, 10 आपका रो में है और 2 कहाँ है, कॉलम में, तो वो इसको एक इधर लिख देगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गया। अब नेक्स्ट है 2 और 3, 2 और 3, 2 कहाँ पे है आपका, 2 है इधर आपका रो पे और 3 आपका कॉलम पे, 2 इधर देखो 2 रो पे और 3 आपका कहाँ है, कॉलम पे, तो वो इधर यहाँ पे लिख देगा, मार्क लगा देगा। तो ऐसे कर करके वो अपनी पूरी मैट्रिक्स को तैयार करेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 10 बाय 10 की मैट्रिक्स बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑब्जर्वर 10 बाय 10 की मैट्रिक्स बनाता है, 10 रो में 10 कॉलम पे, उसके अकॉर्डिंग ही वो मार्क करता रहता है कि जहाँ जहाँ उसके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसी हिसाब से वो मार्क करता रह रहा है रो में और कॉलम पे। और एक एक पेयर उठा उठा के करना है आपको, डायरेक्टली नहीं करना, आपको एक पेयर उठा के करना है। मान लो एक पेयर आपको दिया हुआ है 10,2, तो आपको वही पेयर लगाना है, उधर लिखना है। सेकंड पे दिया हुआ है 2:3, तो 1 बाय 1 करके आपको इसके अंदर टेबुलेट करने हैं अपने रिस्पॉन्सेज को। अब इसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं, आपने पहले क्या करा, आपने तो मैट्रिक्स बना ली, टेबुलेट कर लिया, ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया अपनी ऑब्जर्वेशन को, फिर आपने उसकी टेबुलेट कर लिया। अब उसे इंटरप्रेट कैसे करोगे, कैसे समझोगे। ये जो आपका पोर्शन होता है, कॉलम 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 कॉलम्स, 8, 9, 10, ये आपको कॉलम्स बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनके ना टोटल करने हैं इनके रिस्पॉन्सेज को, कि कितने रिस्पॉन्सेज कितने वाले उसमें आए हैं, और आपको इसमें परसेंटेज निकालनी होती है। अब जैसे कि इसका पहला आपको दिया है 10:2, तो इसके अंदर आपको पूरा टोटल करना है रो वाइज और कॉलम वाइज,
जैसे कि इसके अंदर कितने रिस्पॉन्सेज आए, आपने पहले सारे के सारे रिस्पॉन्सेज को मार्क कर लिया, फिर बाद में जाके इसको टोटल करो कि 1 2 1 2, यहाँ पे 2 रिस्पॉन्सेज आपको देखने को मिले हैं 2। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ के पूरे के रिस्पॉन्सेज को टोटल करना होता है, रो वाइज और कॉलम वाइज। रो वाइज और कॉलम वाइज आपको यहाँ पे करना पड़ता है, और फिर जाके आप इनको टोटल करते हो कि कितना इसका टोटल आ रहा है। और इनका जो टोटल है, जैसे कि 2 2 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 इधर इसके रिस्पॉन्सेज हो गए इस तरफ भी। और ये ना इनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमेशा ही इक्वल आने चाहिए, रॉज में भी और कॉलम्स में भी। अगर इनके रिस्पॉन्सेज में गड़बड़ आ रही है, यानी कि अगर इनकी जो कैलकुलेशन में गड़बड़ आ रही है, तो आपकी मैट्रिक्स गलत है। तो ये ऑब्जर्वर को इंश्योर करना पड़ता है कि रो में भी इक्वल आपकी टोटल है और कॉलम में भी आपकी इक्वल टोटल है, और लास्ट में जाके इसकी परसेंटेज बनती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है टीचर टॉक। टीचर टॉक के कौन कौन से हैं इधर, टीचर टॉक के कितने हैं, यहाँ पे टीचर टॉक के हैं इधर 2 है, इधर ये पूरा इसका जो 23 टोटल आया है। स्टूडेंट टॉक इसके अंदर 0 है यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट ने कोई बात नहीं की है। स्टूडेंट टॉक आपके कौन कौन से कॉलम में आते हैं, आपके आते हैं 8 में और 9 में, जब स्टूडेंट इनिशिएट करता है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स देता है, स्टूडेंट इनिशिएट करता है। और जो आपके 2 2 4 4 5 2 और 4, ये जितने भी आपके जो कॉलम्स है, ये सारे के सारे टीचर इनिशिएशन है कि टीचर जब बोलती है। ठीक है, ये सारे के सारे, ये पहला है कि बच्चे को वो क्या कर रही है, पहले उसके फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है, उसको एनकरेज कर रही है, उसके आइडियाज़ को यूज़ कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है, लेक्चर दे रही है। ठीक है, और फिर क्या कर रही है, उसको क्रिटिसाइज कर रही है लेक्चर देने के बाद। ठीक है, उसे डायरेक्शन दे रही है, क्रिटिसाइज कर रही है। तो ये सारे के सारे 1 से लेके 7 तक आपके सारे टीचर टॉक हो गए, और 8 से 9 आपके कौन से हो गए, ये आपके स्टूडेंट टॉक हो गए। और जो लास्ट का आपका 10 है, ये क्या है, साइलेंस है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपने कैलकुलेट करना पड़ता है और परसेंटेज निकालनी पड़ती है, और परसेंटेज निकाल के आपको पता चल जाता है कि कितने परसेंट टीचर ने बोला है और कितने परसेंट स्टूडेंट ने बोला है, जिससे आपको पता चल जाता है कि क्या ये जो प्रोसेस हो रहा है टीचिंग लर्निंग का, ये टीचर सेंट्रिक है या स्टूडेंट सेंट्रिक है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब ये रेशियो है, नेक्स्ट स्टेप आपका, द रेशियो बिटवीन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, यानी कि आपको रेशियो निकालना है। अब इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कौन कौन से है, जो आपकी इनडायरेक्ट इसके अंदर इन्फ्लुएंस है वो उसका, और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपको इसका रेशियो निकालना है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपके है 1 से लेके 5 तक। 1 से इधर नोट डाउन कर लो, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, इनडायरेक्ट आपके है 1 से लेके 5 तक। 1 से लेके 5 तक आपके इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, जिसके अंदर आपके लेक्चर तक आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई हुई है, ये जो टेबल दी हुई है, ये 1 से लेके 5 तक आपके इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस इसको इसलिए कह रहे हैं कि जब टीचर आपको डायरेक्शन दे रही है, ठीक है, और आपका फिर आता है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस के अंदर 6 और 7 आपकी कैटेगरीज है, 6 से लेके 7 तक आपकी कैटेगरीज है। तो इसका रेशियो निकालते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं। अब है रेशियो बिटवीन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि द सम ऑफ द कॉलम 1 2 3 जो कि डिवाइड होता है बाय द सम ऑफ द कॉलम 6 और 7 में। 6 और 7 को इसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब टीचर क्रिटिसाइज कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, तो ये आपका आ गया। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन रेशियो, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन रेशियो यानी कि 8 कॉलम और 9 कॉलम को जब हम स्टडी कर रहे हैं, उनका टोटल कर रहे हैं उनके सम से, ठीक है, तो ये उनका रेशियो निकाल रहे हैं, तो ये आपका स्टूडेंट पार्टिसिपेशन रेशियो है। मेन यही है कि आपको ये पूरी की पूरी जो टेबल है वो एज इट इज़ ही याद करनी है, और इसी फॉर्म में आपको याद करनी है, और उस हिसाब से आपकी कैटेगरी भी बनती जाएगी। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है स्टडी स्टेट सेल। स्टडी स्टेट सेल क्या है, ये एक ऐसी चीज होती है कि जब टीचर एक कांस्टेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी कि टीचर आपका
क्या है, सिर्फ एक 5 स्टेज पे, ये सिर्फ लेक्चर ही लेक्चर देता जा रहा है। अगर वो एक स्टडी स्टेट, वो कॉन्स्टेंटली वो एक ही स्टेज पर है कि हमेशा वो लेक्चर ही दे रहा है, और तो क्या करता है, वो एक स्टडी स्टेट आ जाती है जिसको हम 5 से डिनोट कर रहे हैं। फिफ्थ, यानी कि जब टीचर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देते जा रहा है और कॉन्स्टेंटली अपना लेक्चर दे रहा है, तो एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमारी बनती जाती है। अब है कंटेंट क्रॉस सेल्स। कंटेंट क्रॉस सेल्स यानी कि दो स्टेज में वो स्विच कर रहा है, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे आप देख सकते हो, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे वो क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है। कि वो क्या कर रहा है, बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेक्चर दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, लेक्चर दे रहा है, कॉन्स्टेंटली अगर ऐसी चीज चलती जा रही है तो वो कंटेंट क्रॉस सेल्स के अंदर आ जाएगी। आई होप ये आपको समझ आई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैट्रिक्स को आपको बनाने के लिए नहीं पूछते, बस आपसे ये जो टेबल है यही आपसे पूछते हैं, इस टेबल को आपको एज इट इज ही लर्न करना है। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव होता है नेचर में, क्योंकि हम इसके अंदर नंबर्स का कोडिंग का यूज कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव है नेचर में और हम उनके रिस्पॉन्सेस को कोड कर रहे हैं। और ये सबसे रिलायबल टेक्निक होती है। रिलायबल इसलिए क्योंकि हर कोई इसको स्टडी कर सकता है, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो कंसिस्टेंट आ सकते हैं, वैलिड आएंगे, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। और ये हमेशा ही इसके वर्बल बिहेवियर को स्टडी करता है, और ये वर्बल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट हमारी टेक्निक है। नेक्स्ट है, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकली। हम एनालिटिकली इसको देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्लासरूम के अंदर कैसा इंटरेक्शन हो रहा है प्यूपिल और टीचर के बीच में। थर्ड आपको दिया हुआ है, इट मे हेल्प इन डिटरमाइनिंग द फ्लो एंड पैटर्न ऑफ टीचिंग बिहेवियर, यानी कि कैसा फ्लो चल रहा है, टीचिंग बिहेवियर का क्या फ्लो है, तो हम उस फ्लो को स्टडी करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, इस टेक्निक का। और फीडबैक के रूप में भी हम देख सकते हैं, ठीक है, कि टीचर कैसा पढ़ा रही है, क्या करवा रही है, उनका कैसा टीचिंग स्टाइल है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी आपकी बारीकियों को भी जांच कर सकता है, उसको देख सकता है कि कैसे इसको पढ़ाया जा रहा है। और ये एक ऐसा जो प्रोसेस है जो कि क्या है, टीचर अपनी टीचिंग बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, टीचर अपनी टीचिंग बिहेवियर पे कंट्रोल कर सकता है, इसको यूज करके उसे ये एनालाइज कर सकता है कि वो उसे सारी के सारी स्टेजेस को कवर करना है, सिर्फ एक कांस्टेंट स्टेज पे ना रहकर सभी के सभी स्टेजेस को उसको देखना है, कि बच्चे की फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट करना है, उसे गाइडेंस भी देना है, क्रिटिसाइज भी करना है। तो ये टीचर अपने टीचिंग बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकता है इसका यूज करके। और ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है ऑब्जर्वेशन की। इसके लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्वांटिटेटिव प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है, क्वालिटेटिव पर नहीं करता। यानी कि टीचर के सिर्फ और सिर्फ टीचिंग, आपको कैसे वो टीच कर रही है सिर्फ उसी पे ही फोकस करता है, लेकिन उसकी क्या क्वालिटी ऑफ टीचिंग है उसके ऊपर ही फोकस नहीं करता। और ये आपके नन वर्बल कम्युनिकेशन पे फोकस नहीं करता, ये सिर्फ वर्बली टीचर पढ़ा रही है उसको फोकस करता है। और नॉन वर्बल एक्सपेक्ट्स इसमें मिस आउट हो जाते हैं, कि टीचर्स कैसे जेस्चर्स यूज कर रहा है, उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, वो कैसे पढ़ा रहा है, अपनी बॉडी लैंग्वेजेस का यूज करके कैसे जेस्चर्स वो यूज कर रहा है, कैसे वो क्लूज दे रहा है अपने जेस्चर्स के थ्रू, तो इसको हम स्टडी नहीं कर सकते इस मेथड के थ्रू, ठीक है। और ये जो आपकी 10 कैटेगरीज में ये बता रहा है कि सिर्फ 10 कैटेगरीज में जो 7 कैटेगरीज है वो सारी की सारी टीचर के ऊपर बेस्ड है, और सिर्फ 2 ही कैटेगरी ऐसी है या 3 कैटेगरी ऐसी है जो कि स्टूडेंट को देती है, तो ये गलत है। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ आपका टीचर सेंट्रिक प्रोसेस बन गया, स्टूडेंट सेंट्रिक प्रोसेस नहीं है। तो ये इसकी एक बड़ी लिमिटेशन है कि हमने सारी की सारी कैटेगरीज टीचर को दे दी है, टीचर के बिहेवियर को ऑक्यूपाई करने में, टीचर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने में लगा दिए, वेयर एज आपने सिर्फ 3 ही कैटेगरी है जो बच्चे को बता रहा है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को बता रहा है, तो ये गलत है, बाइसनेस है इस प्रोसेस के अंदर। और इसका कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, ये देयर इज मच स्कोप फॉर सब्जेक्टिविटी इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर, यानी कि आप ऑब्जेक्टिविटी पे ही आपका फोकस है, सब्जेक्टिविटी पे फोकस नहीं है आपका, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। और ये आपको
कोई जजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है बैड टीचिंग बिहेवियर पे, कि अगर टीचर कोई भी गलत तरीके से पढ़ा रही है तो आप इसे जज नहीं कर रहे हो, कोई जजमेंट आपको प्रोवाइड नहीं दे रहा है, सिर्फ आप बैठ कर उधर ऑब्जर्व कर रहे हो टीचिंग बिहेवियर को, उसको आप सजेशन नहीं दे रहे हो कि वो कैसे इम्प्रूव करे अपनी टीचिंग पे। तो ये इसकी एक और लिमिटेशन है। तो आई होप आपको ये पूरा फ्रेंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये सारे के सारे आपको जो नोट्स है टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो, अपने प्रैक्टिस को बूस्टअप कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, फीडबैक ज़रूर देना। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।